सो हे वीप्स नेक्सस हियर। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था डियाब्लो काइमेरा पैलेटन को काफी आसानी से हरा देता है, बट वो उसके न्यूक्लियस को जाने देता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा पाए कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। और उसको पता चल जाता है कि इन सब चीजों के पीछे है जेनिथ। इसी वजह से वो उनके बेस के लिए निकल जाता है। बिशॉप रिकी को पकड़ लेता है और काइमेरा मेकर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे देता है। लार्स को भी ये सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से वो शैडो नाइट्स के साथ वहाँ पर जाता है। उसके रास्ते में कई सारे काइमेरास आते हैं। डियाब्लो बिशॉप को हरा देता है और उसके माइंड को कंट्रोल करके उसको यहाँ से रवाना कर देता है। देन उसके एक बहुत जोरदार फाइट होती है काइमेरा मेकर से। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं ओग्रे की नजर रिकी पर जा चुकी होती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लार्स समझ जाता है कि वो रिकी के ऊपर ही अटैक करने वाला है। वो शैडो नाइट से कहता है इस ओग्रे को रोको। शैडो नाइट्स भी रिकी क्यों निकल जाते हैं, बट तभी उनके रास्ते में कीड़ा आ जाता है। रिकी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है। वो अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा होता। तभी ओग्रे उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट इससे पहले कि वो रिकी को हिट कर पाता लार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। आसपास पूरी तरीके से धुंध हो जाती है और जैसे ही धुआं छटता है लार्स देखता है रिकी सही सलामत होता है और उसके अंदर से थोड़ा गोल्डन तरीके का ऑरा भी निकल रहा था। रिकी लार्स के पास चला जाता है। सारे शैडो नाइट्स उस कीड़े से लड़ रहे थे। लार्स सोच रहा होता है अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, शायद से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। नहीं शायद से उससे भी कम। मैं रिकी को प्रोटेक्ट करते करते इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता। वो रिकी से कहता है रिकी तुम्हें आगे अकेले ही जाना होगा। रिकी पहले तो हिचकिचाने लगता है, बट जब उसको समझ में आता है कि वो उन लोगों के रास्ते में आ रहा है तो उसकी बात मान जाता है और तेजी से एग्जिट क्यों निकल जाता है। तभी ओग्रे काफी तेजी से भागते हुए लार्स की तरफ आने लगता है। लार्स कहता है अब इसको खत्म करने का समय आ चुका है। हम लोग देखते हैं रिकी काफी तेजी से भाग रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि जब उस बीच ने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसके अंदर से गोल्डन तरीके की लाइट कैसे आ रही थी, और वो जो उस बीच का ऑरा था वो भी काफी ज्यादा अजीब था। मैंने आज से पहले ऐसा ऑरा रेबेल में भी सेंस किया था। तभी हम लोग देखते हैं वो एग्जिट के गेट की तरफ पहुंच चुका होता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। वो सोच रहा होता है क्या सच में ये सब कुछ झूठ था? ये लोग फेथ इन जेनिथ के नाम पर हम सबका इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे आशा है कि मेरी बैंड ठीक होगी। तभी उसको किसी तरफ से एक और सेंस होने लगता है और वो पागल बच्चा उसी तरफ बढ़ने लगता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो और काइमेरा मेकर की फाइट को। वो डियाब्लो से कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ मक्खी के तरीके हो और मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। वो ये कहने के साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। डियाब्लो उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। उसके अटैक की वजह से काफी बड़े बड़े ब्लास्ट भी हो जाते हैं। डियाब्लो सोच रहा होता है इसके अटैक पावरफुल होते जा रहे हैं, तो अब मुझे इसके अटैक से दूर ही रहना चाहिए। वो अपने हाथों में एक स्पेल को क्रिएट करने लगता है। काइमेरा मेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डियाब्लो के ऊपर अपना पूरा जोर लगाकर काफी तेजी से हमला कर देता है और अपने टेंटिकल से उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। बट तभी वो देखता है डियाब्लो वहाँ पर नहीं होता। हम लोग देखते हैं वो थोड़ी दूर पर टेलीपोर्ट हो गया था। काइमेरा मेकर कहता है तुम कायर कहीं के तुम वापस से छुप गए। तभी डियाब्लो डार्क डायमेंशन का यूज करता है और चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। काइमेरा मेकर सोच रहा होता है क्या ये मुझे इम्प्रेशन करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये तो एक सिंपल बैरियर है, ये मुझे कैच करने के लिए काफी नहीं है। वो भी अपने एक स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से उसके टेंटिकल चारों ओर फैल जाते हैं और हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। डियाब्लो अपनी चेस का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। वो सोच रहा होता है ये बंदा तो कमाल का है, इसने काइमेरा की पावर के साथ साथ मैजिक को भी कंबाइन कर दिया। तभी काइमेरा मेकर कहता है तो बताओ तुम्हें मेरे अटैक का स्वाद कैसा लगा? डियाब्लो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कौन सा अटैक? काइमेरा मेकर उसको देखकर चौंक जाता है और वहां से उड़कर दूर हो जाता है एंड पूछता है आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, तुम तो वहां पर थे उस पेड़ पर। डियाब्लो कहता है तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकले, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक क्लोन है। वैसे हाँ मुझे अच्छा लगा कि अभी तक तुम मेरे क्लोन के साथ कैसे खेल रहे थे। देखो तुम्हारी मौत का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, वो ये होगा कि तुम मेरी पावर्स का अंदाजा नहीं लगा सके। उसके स्पेल का यूज करते ही काइमेरा मेकर की बॉडी सड़ने लगती है जिसकी वजह से वो चौंक जाता है। डियाब्लो कहता है चिंता मत करो, ये भी एक सिंपल स्पेल ही है, इससे तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके सड़ जाएगी। काइमेरा मेकर गुस्से में आते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच जाओगे? डियाब्लो कहता है शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, स्फीयर ऑफ एम्प्लीफिकेशन। तभी वहाँ पर चारों तरफ डार्क मैजिक स्फीयर आ जाते हैं और वो काइमेरा मेकर की बॉडी में समाने लगते हैं जिसकी वजह से उसको काफी जोर से दर्द होने लगता है। डियाब्लो कहता है जैसा इस अटैक का नाम है वैसा ही इसका काम है, ये टारगेट के सफरिंग और दर्द को 3 गुना तक बढ़ा देता है। तो अच्छा ये बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। डियाब्लो कहता है तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह को सड़ने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक के लिए ग्रेविटी। उसके स्पेल का यूज करते ही काइमेरा मेकर बहुत तेजी से जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके शरीर में उड़ने तक की ताकत नहीं होती। डियाब्लो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ब्लैक उसको कुछ इशारे करने लगता है। डियाब्लो उससे कहता है तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा कुछ काम नहीं है, तुम अब आराम कर सकते हो। ब्लैक उसकी बॉडी से गायब हो जाता है।
जाता है। डियाब्लो साइंटिस्ट के पास आता है, कहता है वैसे अगर तुम आम इंसान होते तो अब तक तुम इतने दर्द से मर चुके होते, लेकिन ये जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तुम्हारे दर्द को कम कर रहे हैं। तुम्हारी बॉडी का काफी हिस्सा सड़ चुका है, इसी वजह से मुझे तुम्हें रीएनिमेट करके 100 बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसी वजह से मैं कम से कम तुम्हारी नॉलेज ले लूंगा। तभी उसको किसी की कुर्राने की आवाज आती है। डियाब्लो काफी तेजी से पीछे हट जाता है। हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट को बचाने के लिए 2 और काइमेरास आ चुके होते हैं। डियाब्लो कहता है अभी क्या तुम काइमेरास की खेती कर रहे थे? वो सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैंने पहले की लड़ाइयों में बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया है। फिर भी वो काइमेरा मेकर के ऊपर एक बीम को शूट कर देता है। उसकी बीम काइमेरा मेकर की बॉडी के आर पार हो जाती है, बट वो ये चीज भूल चुका होता है कि उसने उसकी बॉडी काफी हद तक सड़ा दी थी। इसकी वजह से उसको दर्द का महसूस नहीं हो रहा होता। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो इन काइमेरा से कैसे लड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं रिकी को, जो कि वहीं पे भटकती आत्मा के तरीके इधर उधर जा रहा होता है। एंड इसको अपने पीछे एक ब्लास्ट दिखता है और वो वापस जाने लगता है, बट तभी उसके पीछे भी एक ब्लास्ट होता है। एंड हम लोग देखते हैं ये ब्लास्ट हुआ होता है डियाब्लो के ऊपर, जो कि काइमेरास ने किया था। डियाब्लो के पास अब ज्यादा माना नहीं बचा था, इसी वजह से वो अपने ऊपर बैरियर मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता है। वो जिमी को देख लेता है। काइमेरा मेकर्स अपने काइमेरा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए इशारा करता है। काइमेरास अपने मुंह पे एक काफी बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगते हैं और यहाँ पर रिकी एक और बेवकूफी करता है। वो जिमी को बचाने के लिए उसके आगे आ रहा होता है। जिमी सोच रहा होता है ये बेवकूफ के अपने आप को 30 बार खा समझता है, जो कहीं भी उछलते हुए आ जाता है। वो तेजी से चिल्लाता है रिकी इधर मत आओ। रिकी उसकी बात नहीं मानता और डियाब्लो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और जैसे ही वहाँ पे धुआं छटता है हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसके पास में रिकी भी बिल्कुल मरी हुई हालत में पड़ा होता है। वो रिकी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वापस से नहीं हो सकता। उसको अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें कि सभी के सभी लोग डियाब्लो की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और डियाब्लो इसी वजह से रो रहा होता है कि सभी के सभी लोग उसकी ही वजह से मर गए। डियाब्लो कह रहा होता है इस बार भी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। काइमेरा मेकर वो लोगों को देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है अरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूंगा। बट डियाब्लो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। उसके दिमाग में बस और बस अपने पास्ट लाइफ के ख्याल ही चल रहे होते हैं, जहाँ पर उसको अपने पास्ट लाइफ के सारे दोस्तों की याद आती है, उन सभी लोगों की जिनसे वो कभी न कभी मिला था। वो लोग डियाब्लो के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार थे। तभी डियाब्लो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक स्पेल को कास्ट करता है, आर्मी ऑफ द डेड। तभी उसके चारों तरफ उसका ऑरा फैलने लगता है। काइमेरा मेकर भी उसके ऑरा को देखकर डरने लगता है। डियाब्लो रिकी से कहता है तुम चिंता मत करना, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आखिर मैं इसके बारे में भूल कैसे सकता हूँ, यही मेरा पहला स्पेल था जिसको मैंने मास्टर किया था। तभी वो चुटकी बजाता है और जमीन के अंदर से काफी सारे अनडेड बाहर आ जाते हैं। साइंटिस्ट कहता है आखिरकार तुम हो कौन? डियाब्लो बताता है ये वो आर्मी है जिसको मैंने गॉड्स के आगे खड़ा करने के लिए बनाया था, आर्मी ऑफ द डेड। कामेरा मेकर हंसते हुए कहता है ओ तो तुम्हें ये लगता है कि तुम लो लेवल अनडेड के साथ मुझे हरा सकते हो? डियाब्लो कहता है शायद से तुम इनको पहचाने नहीं, ये वही हैं जो तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। अटैक! तभी देखते ही देखते स्केलेटन्स की पूरी आर्मी काइमेरास की ओर बढ़ने लगती है। तभी एक काइमेरा एक स्केलेटन को झपट्टा मारता है और उसे खाने ही वाला होता है, बट तभी कुछ उल्टा होता है और काफी सारे स्केलेटन मिलकर उसी को ही नोचने लगते हैं। किसी तरीके से एक काइमेरा एक स्केलेटन को मार देता है। उस स्केलेटन की खोपड़ी की चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और वो साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं। तभी एक अड्डर बड़ी बेरहमी के साथ उसका मुंह पकड़कर जमीन में भेड़ देता है। उन सभी लोगों ने मिलकर सारे काइमेरास को भी मार दिया होता है और काइमेरा मेकर को डियाब्लो के कदमों पर डाल दिया होता है। डियाब्लो उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि काइमेरा मेकर की डेड बॉडी से एक बॉल निकलती है और जैसे ही वो उसको उठाता है वो समझ जाता है कि ये कोई आम बॉल नहीं है, यह द जेम ऑफ लाइफ। और ये मैजिकल आर्टिफैक्ट को जो भी यूज करेगा उसकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। डियाब्लो कहता है ओह तो इसी वजह से मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी वो जान से नहीं मर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जैकपॉट आ चुका है। इसके इस्तेमाल करने के साथ मैं अपनी फिजिकल बॉडी के सारे लिमिटेशन को तोड़ सकता हूँ। सारे स्केलेटन वहाँ से जाने की डियाब्लो से इजाजत देते हैं। डियाब्लो कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं है जब मैं तुम्हें समन किया हूँ, मैं तुम्हें आगे भी समन कर सकता हूँ। वो सारे लोग वापस जमीन में चले जाते हैं। आर्मी ऑफ द डेड को समन करने की वजह से उसके मुंह से खून भी आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश कर लिया होता है। डियाब्लो रिकी को देखते हुए कहता है मैं इसको ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। रिकी हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे मरने से अच्छा ये है कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ। वो नेक्रोमेंसी का यूज करके रिकी को वापस ही जिंदा करने लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी आती है और रिकी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर कोई औरत आ जाती है। वो कहती है
है, बच्चे अभी तुम इसके साथ क्या करने जा रहे थे? डियाब्लो उसको देखकर कहता है पियरो। पियरो कहती है कि हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है बिशॉप पे, जो कि पूरी तरीके से डियाब्लो के माइंड कंट्रोल के चपेटे में होता है। वो बस पूरे रास्ते में यही बड़बड़ा रहा होता है, मुझे एल्वेल्टन को बताना ही होगा, मुझे एल्वेल्टन को बताना ही होगा। तभी कोई उसका गला धड़ से अलग कर देता है और वो होती है वही नाइट जो कि थोड़े टाइम पहले बिशॉप को धमका के गई होती है। देन हम लोग देखते हैं लार्स को, जिसने की काइमेरास को मार दिया होता है, लेकिन इन सब के चलते उसको भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। शैडो नाइट्स लार्स से पूछते हैं या तुम ठीक हो? लार्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसके अंदर से काफी तेजी से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। वो समझ जाता है कि लॉर्ड पियरो पृथ्वी पे आ चुकी हैं। सीन शिफ्ट होता है डियाब्लो पे। पियरो डियाब्लो से पूछ रही होती है क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं? डियाब्लो के कानों में उसकी बातें नहीं जा रही होती। वो बस यही सोच रहा होता है कि ये पियरो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। डियाब्लो कहता है ओह तो मैं समझ गया, रिकी के आसपास जो भी डिवाइन पावर थी तो वो तुम्हारी थी। पियरो कहती है और तुम्हें ये बात पता है, उसके बावजूद जो चीज मेरी है उसको तुमने अनडेड बनाने की कोशिश की। डियाब्लो कहता है मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, इसी वजह से मैंने ये सब किया। पियरो गुस्से में आते हुए कहती है तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अनडेड डेड नहीं होते? आखिर तुम कैसे नहीं समझ पा रहे हो कि लाइफ कितनी ज्यादा कीमती होती है? डियाब्लो गुस्से में आते हुए कहता है अब एक गॉड मुझे लाइफ की प्रीशियसनेस के बारे में सिखाएगी। वो तुम ही थी जिसने इंसानों का इतना सालों तक शोषण किया, इसीलिए मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो। पियरो चौंकते हुए कहती है क्या मैंने ऐसा कब? जो भी हो, ये मेरा अपोस्टल बनने के बाद में चल रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें इसको अनडेड नहीं बनाने दे सकती। डियाब्लो कहता है क्या अपोस्टल? देखो अपोस्टल उनको कहा जाता है जो कि गॉड से सबसे ज्यादा करीब होते हैं और उनका यही काम होता है कि वो गॉड से पहले बाकी सारे इविल्स को खत्म कर दें। डियाब्लो सोच रहा होता है मुझे ये तो पता था कि इस बच्चे के पास डिवाइन पावर्स हैं, लेकिन एक अपोस्टल, इसके बारे में मैंने तो सोचा भी नहीं था और इसी वजह से इसको बचाने के लिए पियरो तक यहाँ पर उतर आई। अब ये सब कुछ तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। डियाब्लो पियरो से कहता है ओ मैंने तुम्हें नहीं बताया, सॉरी। वो कहती है क्या? डियाब्लो बताता है डार्क ऑरा ने ऑलरेडी ही रिकी की बॉडी को आधा कंज्यूम कर लिया है, इसीलिए रिकी ऑलरेडी ही पार्शियली अनडेड बन गया है। पियरो गुस्से में कहती है क्या? आखिर तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है? अभी डियाब्लो की पावर्स पहले जितने लेवल की नहीं होती, इसीलिए गॉड के प्रेशर को झेलने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है। पियरो कहती है अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी। डियाब्लो कहता है तुमने सही तो कहा है, लेकिन ये समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो रिकी भी इंस्टेंटली मर ही जाएगा। देखो एक गॉड की सेवा सिर्फ और सिर्फ एक ही अपोस्टल कर सकता है, और मैंने ये भी सुना है अगर वो अपोस्टल मर जाता है तो अगले अपोस्टल को ढूंढने में काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है, और ऊपर से अगर तुम किसी अपोस्टल के लिए पृथ्वी में उतर कर आई हो तो वो तो काफी खास होगा। मैंने सही कहा ना? देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था मैं रिकी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरा भी एक दोस्त है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज के टाइम में तुम्हें अपोस्टल की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे पीसफुल एरा में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 गॉड्स की ही चलती है। मैंने सही कहा ना? वो कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतना कुछ ज्यादा नॉलेज कैसे है? डियाब्लो कहता है आप सारे गॉड्स में सबसे ज्यादा समझदार हैं और सबसे ज्यादा लवेबल भी, इतनी कि आप बुरे को भी अच्छा बनाना चाहती हैं। वैसे मुझे ये बताइए कि आप अभी इस टाइम पावर स्ट्रगल में फंसी हैं। वो बिल्कुल शांत हो जाती है। डियाब्लो समझ जाता है कि इन 12 गॉड्स के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो चल रही है, और वो इस वजह से शांत है क्योंकि वो अपने डिवाइन नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकती और झूठ नहीं बोल सकती। वो कहता है डियाब्लो वॉल पे। पियरो उसका नाम सुनकर चौंक जाती है। वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता? डियाब्लो कहता है क्योंकि मैं वो ही हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डियाब्लो तो मर चुका था ना? साथ ही साथ उसका यहाँ पे पृथ्वी पे रुकने का टाइम भी खत्म हो रहा होता है। डियाब्लो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। पियरो वहाँ से जाते हुए कहती है अगर तुम्हें मुझसे आगे बात करनी है तो तुम मुझसे मिलने एप्टन में आ जाना। उसके जाते ही रिकी जमीन पर आ जाता है। देन रिकी अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने होता है जिमी। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे तो खून बह रहा है और तुम्हारी आंखें पर्पल कलर की क्यों है? एक सेकंड, मुझे अपनी बॉडी अजीब क्यों महसूस हो रही है? डियाब्लो कहता है तुम खुद मरने वाले थे और उसके बाद भी तुम्हें दूसरे की चिंता हो रही है। तुम एक गॉड के अपोस्टल हो और साथ ही साथ आधे अनडेड भी। वो उसको पूरी कहानी बताते हुए कहता है तो इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने डार्क मैजिक इस्तेमाल से हाफ अनडेड बना दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी जान को बचाना चाहता था। रिकी कहता है ओ तो मतलब सारे डार्क मैज खराब नहीं होते, कुछ डार्क मैजेस तुम्हारे तरीके अच्छे भी होते हैं। डियाब्लो कहता है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर फंसने दिया और मैं एक टाइम पे तो तुम्हारी बहन को भी मारना चाहता था। रिकी कहता है लेकिन तुमने मेरी बहन को मारा तो नहीं है ना, और यहाँ तक कि तुमने मेरी जान भी बचाई, तो फिर तो तुम अच्छे इंसान हुए। डियाब्लो कहता है तुम बेवकूफ हो, सब कुछ इतना भी आसान नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी रिकी डियाब्लो का हाथ पकड़ लेता है और उसके घावों को हील करने लगता है। वो कहता है मुझे बस अंदर से लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, और देखो मैंने ये कर भी लिया। रिकी कहता है यहाँ पर लार्स आते ही होंगे। डियाब्लो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और हाँ उसे बताना नहीं कि मैं यहाँ पर आया था। देन वो वहाँ से चला जाता है। देन
तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ जेनिथ के ऑर्फनेज को। वहाँ पर एक बंदा आर्गनोस के सामने अपना सिर झुका रहा होता है। वो कहता है मैं ऑर्डर ऑफ जेनिथ का ऑर्बिटर हूँ। आर्गनो कहता है आखिर मेरी जमीन पर आर्बिटर्स क्या कर रहे हैं। वो बताता है हम लोग यहाँ पर पापियों को खत्म करने आए थे, वो भी हमारे ऑर्डर के कमांड पे। वो उसको काइमेरा के न्यूक्लियस दिखाते हुए कहता है और हम लोगों को ये मिला। असल में असली पापी कोई और नहीं बल्कि हमारा ही बिशॉप था और उसने हम लोगों से ये चीज कबूल भी ली, इसीलिए हम लोगों ने उसका गला काट कर बाहर ही लटका दिया। लार्स समझ जाता है कि ऑर्डर ये सब कुछ अपनी इमेज को सुधारने के लिए कर रहा है। वो कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बकवास पे भरोसा कर लेंगे। आर्गनो कहता है शांत, बहुत हो गया, चाहे जो भी हो इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर तुम्हारी मेरे साम्राज्य के अंदर मर्डर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सबके सब मरना चाहते हो? ऑर्बिटर उसके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाता है और कहता है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको सजा दी जो कि आपके एरिया में केओस फैला रहे थे। आर्गनो कहता है मेरे साम्राज्य में डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। यहाँ पर कोई भी मेरे अप्रूवल के बिना एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता और न ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑर्बिटर काफी ज्यादा डर जाता है और वो गिड़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, आप समझ नहीं पा रहे, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। आर्गनो कहता है जेनिथ के फॉलोअर्स तुमने अब लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऑर्बिटर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसको आर्गनो से अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वो हड़बड़ाते हुए कहता है अगर आप चाहे तो आप जेनिथ के साथ अलायंस भी बना सकते हैं, इससे हम लोगों का ही फायदा होगा। आर्गनो विद इन अ सेकंड उसके एक हाथ को काट देता है। वो कहता है अपनी जुबान पे लगाम दो, अगली बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं काटूंगा बल्कि काटूंगी तुम्हारा गला। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे राज्य हाइस में दोबारा दिख मत जाना। लार्स आर्गनो की चालाकी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है आर्गनो ने तो काइमेरा का मुद्दा ही नहीं उठाया, उसको पता था कि ये लोग पहले से ही सबूत मिटा चुके होंगे, इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि उसके गुस्से को जस्टिफाई कर सकता हो और उसने इसी का फायदा उठाकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। आर्बिटर वापस से आर्गनो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है आप सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इस बार ही माफ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे ऑर्डर ऑफ जेनिथ वो चीज पूरा करेगी। वो इस वजह से यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि इन लोगों को पूरे पूरे ईस्टर्न रीजन में अपनी जड़ों को फैलाने से पहले हिस्स में अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा। आर्गनो कहता है मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा, तुम लोगों ने पहले ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया है, मैं फेथ इन जेनिथ को अपनी जमीन पर नहीं आने दूंगा। आर्बिटर भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि फेथ इन जेनिथ ने कंपनसेशन के तौर पे काफी सारा पैसा आर्गनो को दिया, पूरी जगह को खाली कर दिया। हम लोग देखते हैं रिकी और एना के घर को जहाँ पर लार्स आया होता है। वो उनके सामने सर झुकाते हुए कहता है मैं हूँ लार्स एरोमेटिक, द डिवाइन एग्जीक्यूटर ऑफ पियोरो। लॉर्ड रिकी आगे चलकर लॉर्ड पियोरो के अपोस्टल बनेंगे और लेडी एना को भी अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा और तभी वो अपनी आंखों को खोलेंगी। मुझे आप दोनों को कैप्टन में ले जाते हुए काफी ज्यादा खुशी होगी। आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना होगा वो मैं करूंगा। रिकी कहता है क्या मेरी बहन अपनी आंखों को खोलेगी? लार्स कहता है बिल्कुल। उसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एना को गले से लगा लेता है। लार्स सोच रहा होता है इस बार अपोस्टल और सेंट दोनों ही सेम एरा में अपेयर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ही घोर संकट आने वाला है, इसीलिए लॉर्ड पियरो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन दोनों की रक्षा कर पाऊं। वहीं दूसरी तरफ डियाब्लो बताता है इन गॉड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट तो चल ही रहा है। आखिर तभी तो जेनिथ काइमेरा पैलेटिस बना रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पियरो इन सबसे अलग है, बस मुझे ऐसा लगता ही है। अब असली सच्चाई तो मुझे एप्टन में जाके पता चलेगी और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। हम लोग देखते हैं डियाब्लो अपनी मदर के सामने बहुत ज्यादा प्यारा बच्चा बन जाता है। उसकी मम पूछती है आखिर तुम्हें क्या हो गया? डियाब्लो कहता है कुछ भी तो नहीं, मुझे बस टी टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मम कहती है अच्छा तुम्हें पहले तो ये पसंद नहीं आता था, तो मुझे सच सच बता दो क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो कहता है मैं एप्टन में जाके आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मम पूछती है एप्टन किस लिए? वो कहता है क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एप्टन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी मम कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने मतलब के लिए आए थे, तभी मैं सोचूं तुम्हारे लिए मेरे ऊपर प्यार क्यों उमड़ पड़ा। देखो अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। डियाब्लो सोच रहा होता है ये सब तो बहुत ज्यादा क्रिंज है, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपने मोटिव को पूरा करना है तो मुझे ये सब तो करना ही होगा। वो बहुत प्यारा बन के कहता है मॉम मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये कहने के बाद अपना सर टेबल पर पटकने लगता है। उसकी मॉम कहती है ओ मैं तुमसे खुश हुई, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, और हाँ अब जब तुमने मुझे इसके बारे में याद ही दिला दिया है तो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। वो कहता है क्या? वो बताती है हम लोग वैसे भी अगले हफ्ते एप्टन में जाने वाले थे, लेकिन मैं ये चीज तुम्हें बताना भूल गई थी। ये सुनते ही डियाब्लो का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वो कहता है तुम्हें फालतू में इतना भोला बन रहा था, मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मैंने ये सब किया, मैं इस चीज का बदला भी गॉड से लूंगा। तभी डियाब्लो वहां से निकल कर बाहर आ जाता है और वहां पे भी उसको सुकून नहीं मिलता क्योंकि वहां पर लाश खड़ा होता है। वो कहता है अभी तुम क्या कर रहे थे? जिमी बताता है मैं सारा और मॉम से बात कर रहा था। लाश पूछता है आखिर तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? जिमी कहता है तुमसे मतलब, वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो बताता है मुझे एल से कुछ बात करनी थी, मुझे
मुझे उनको बताना था कि मैं कुछ दिन में एप्टन के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें भी एक बात बतानी थी, रिकी और एना भी मेरे साथ ही एप्टन में जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी ये बात सुनकर तुम्हारे दिल पर धक्का पहुंचा होगा। जिमी कहता है क्या? लास कहता है तो रिकी और एना तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। हालांकि तुम लोग काफी दूर रहोगे, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारी दोस्ती पर कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। जिमी का मूड पहले से ही खराब था और अब लार्स की बातों से और भी ज्यादा उसका मूड खराब हो जाता है। तभी लार्स उसको गले से लगा लेता है। वो उसे कहता है रिकी कुछ टाइम बाद तुमसे मिलने आएगा जरूर, और हाँ, अगर तुम अकेला महसूस करो तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो। देन वो वहां से निकल जाता है। अब जिमी के गुस्से का पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका होता है। वो कहता है पीरो, तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में कुछ करना चाहिए, वो सब के सब बहुत ही ज्यादा कम दिमाग के हैं। देन तभी टाइम स्किप होता है। हम लोग देखते हैं जिमी की मॉम एंड डैड को उसकी मॉम एल को बता चुकी होती है कि उसके फादर इस बार जिमी से भी मिलना चाहते हैं। एल कहता है लेकिन आखिरकार वो जिमी से क्यों मिलना चाहते हैं? मॉम कहती है आप चिंता क्यों कर रहे हैं? एल कहता है क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मॉम कहती है तो क्या हो गया, हमारे साथ तो वैसे भी वेल्टन हाउस होल्ड के सबसे पावरफुल नाइट्स जा रहे हैं। एल कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे चिंता है जिमी की। जिमी अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर है और उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। अगर वो इस बार भी लास्ट टाइम के तरीके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मुझे डर है कि नाइट्स की ग्रैंड मास्टर भी उसको नहीं रोक सकते। मॉम बताती है इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो जिमी ही वहां जाने की जिद कर रहा था। और आप हम लोगों की सिक्योरिटी की चिंता मत करो, क्योंकि लास्ट भी हम लोगों के साथ जाएगा और आपको तो पता ही है वो एक डिवाइन एग्जीक्यूटर है। देन उनके बीच में कुछ प्यार भरी बातें होती हैं और मुझे वो सब बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यही सब बातें सुनने आए हो। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि इस बार बिना ब्लैक की मदद से हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है तो आखिरकार मैंने कर ही लिया। उस जेम ऑफ लाइफ की पावर को सोखने मुझे 2 दिन से भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन ये पूरी तरीके से वर्थ इट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी एक रैंक 6 का मेज बन जाऊंगा। हालांकि मेरी अभी भी पावर्स पहले जितनी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से मैं काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। उड़ते उड़ते वो एक झोपड़ी के ऊपर आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है वहाँ होते हैं एजार्ट एंड राइजा। वो डियाब्लो को देखते ही उसके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि वो जल्द ही एप्टन के लिए निकल रहा है। दोनों के दोनों जैसे डियाब्लो की बात सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। राइजा कहता है लेकिन वो तो बहुत ज्यादा दूर है, वो तो नॉर्थर्न रीजन में है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाने के लिए 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। एजार्ट कहता है तो क्या इसका मतलब ये है हम लोगों को फिर से 1 महीने के लिए जंगल में रहना पड़ेगा और वापस से लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? अब वापस से मेरे लकड़हारा बनने का मन नहीं है। डियाब्लो गुस्से में आते हुए कहता है तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दोनों को दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहे तो हम लोग पूरी जिंदगी लकड़हारा बन जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। डियाब्लो कहता है अच्छी बात है, लेकिन इस बार तुम दोनों मेरे साथ आओगे। मुझे हाल ही में अपनी एक ऐसी चीज के बारे में याद आया है जिसको मैं बहुत पहले खो चुका था। डियाब्लो एक स्पेल का यूज करता है, तभी उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। इसी वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। मास्टर अब आखिरकार ये क्या है? डियाब्लो बताता है ये मेरे अनडेड सोल्जर्स के लिए वेयर हाउस है, और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आज से ये तुम्हारा नया घर है। वो दोनों वापस से आनाकानी करने लगते हैं। क्या हमारा घर? लेकिन ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है। डियाब्लो कहता है तो तुम लोग भी तो अनडेड हो, अपना मुंह बंद रखो और अंदर जाओ। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। डियाब्लो सोच रहा होता है आखिर मैंने इनको बनाते समय क्या गलती कर दी। नॉर्मली अनडेड सोल्जर्स में किसी भी तरीके की इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों तो बहुत ज्यादा इडियट हैं। उसके साथ ही इसी खासियत की वजह से मेरे कुछ और ज्यादा काम भी आने वाले हैं। देन वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं और डियाब्लो को बताते हैं कि जब वो अंदर थे उनको अपने अंदर बहुत सारी पावर्स महसूस हो रही थी। डियाब्लो कहता है हाँ, ये भी मेरे मैजिक की वजह से है। एक्चुअली में ये पूरी जगह ही मेरी पावर से बनी हुई है और इसके अंदर जो भी अनडेड सोल्जर्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके मेरी पावर सोखते हैं, और वो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। राजा कहता है तो फिर आपको तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी है ना? डियाब्लो कहता है क्यों, तुम्हें मेरी पावर्स पे शक है क्या? अगर ये जगह मेरे ऊपर बटन होती तो मैं तुम्हें ये दिखाता ही क्यों? एजार्ट कहता है मुझे आपकी पावर्स पूरी तरीके से भरोसा है, तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर भी न जाना पड़े और हम लोग एक झटके से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए? क्योंकि हालांकि ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से स्केलेटन्स और बोन से भरी हुई है। एजार्ट इससे पहले ज्यादा कुछ कह पाता, राजा उसके मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि इसकी वजह से डियाब्लो काफी ज्यादा गुस्सा हो सकता है। और ऐसा ही होता है। डियाब्लो एजार्ट को 300 पुशअप्स की पनिशमेंट दे देता है और फिर देखते ही देखते वो टाइम आ जाता है जब जिमी को एप्टन के लिए निकलना होता है। हम लोग देखते हैं एल्वेल्टन जिमी को बच्चों की तरीके खिला रहा होता है, जिसकी वजह से जिमी का भी मूड खराब हो रहा होता है। एल कहता है तुम अपनी मॉम और अपनी बहन का ख्याल रखना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिमी कहता है हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल उसको गले से लगा लेता है और जिमी भी इस बार ओवर रिएक्ट नहीं करता, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि जिमी की पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। देन वहाँ पर फियर नाइट्स के लीडर आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ से निकलने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कौन से रास्ते से वहाँ पर जाएंगे। देन हम लोग देखते हैं जिमी कैरेज में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है फियर नाइट के लीडर ये कह रहा था कि हम लोग सेफेस्ट रूट से जाएंगे, हालांकि उसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये लोग तो मेरा
टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग देखते हैं फियर नाइट के लीडर के साथ में लार्स भी होता है। लार्स कहता है मैं आगे से लोगों के ऊपर नजर रखूंगा, और उसको आगे जाते हुए डियाब्लो भी देख लेता है। वो सोच रहा होता है आखिर पियरो ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया है। जो भी हो, मेरे ख्याल से उसका गलत इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अगर उसको मेरे खिलाफ जाना ही होता तो अभी तक तो मेरे बारे में वो सारी गॉड्स को पता चुकी होती। लेकिन अब शायद वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब चीजें पहले के हिसाब से ज्यादा बदल चुकी हैं। जहाँ हम लोग देखते हैं रिकी को, जो कि सारा को खिला रहा होता है, बट सारा जैसे उसकी शक्ल देखती है वो जोर जोर से रोने लगती है। जिमी रिकी पर गुस्सा करने लगता है। रिकी कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देन ऐसा ही 2 दिन का समय बीत जाता है। हम लोग देखते हैं वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे जोरदार बारिश भी हो रही होती है। हम लोग देखते हैं रिकी को छोड़कर कैरेज के अंदर सब लोग सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लार्स आ जाता है, जो कि रिकी से बात करने लगता है। एंड डियाब्लो की भी आंखें खुल चुकी होती हैं। वो पूछता है आखिर में कितने टाइम से सो रहा था। रिकी बताता है 2 घंटे से। लार्स कहता है तुम लोग काफी लंबे समय से कैरेज में बैठे हो, इसी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा बोर भी हो गए होगे, है ना। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग अभी जिस माउंटेन से निकल रहे हैं उसका नाम है माइत्रियन माउंटेन, और इसी के बारे में काफी सारे मिथ प्रचलित हैं। उसकी बात सुनकर रिकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। डियाब्लो कहता है मुझे मिथ वाली बातें नहीं पसंद है। लार्स कहानी सुनाते हुए कहता है तो ये कहानी है उस जमाने की जब ये पूरा माइत्रियन माउंटेन सिंगल माउंटेन हुआ करता था, और ये बहुत बड़ा माउंटेन था। जब आसमान में ड्रैगन उड़ा करते थे और माउंटेन्स पे एल्व्स रहा करते थे। एक बार आसमान में 2 ड्रैगन अपीयर हुए। ड्रैगन्स की बात सुनते ही जिमी उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बताता है एक था ब्लैक ड्रैगन जो कि इविल से एसोसिएटेड था, और एक ड्रैगन था ब्लू ड्रैगन जिसका नाम था मायत्रे। मायत्रे एक ह्यूमन मेज के प्यार में पड़ गया था, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब कोई ड्रैगन इंसान के प्यार में पड़ जाए। इसीलिए ड्रैगन्स की पूरी क्लैन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, और उन्होंने ह्यूमन मेज को मारने के लिए ब्लैक ड्रैगन को भेजा। तभी उन दोनों ड्रैगन्स के बीच में लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी वजह से ये पूरा माउंटेन काफी ज्यादा टुकड़ों में टूट गया, और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी नदी का निर्माण हुआ। एक काफी ज्यादा लंबे फाइट के बाद मायत्रे जीत गया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने प्यार को खो दिया। तब से ये कहा जाता है कि मायत्रे अभी भी इस माउंटेन में रहता है, और जब से उसने अपने प्यार को खोया है तब से वो बस यहाँ बैठकर शोक मना रहा है। एना कहती है हाँ मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था, कहा जाता है इसी की वजह से यहाँ पर लगातार बारिश हुआ करती है। लार्स कहता है ओ तो तुम्हें भी इस लेजेंड्स के बारे में पता है। डियाब्लो सोच रहा होता है हालांकि ये स्टोरी एक मिथ भी हो सकती है, लेकिन पहले जमाने में ड्रैगन्स हुआ करते थे, और वो उस जमाने में भी लेजेंडरी क्रिएचर्स माने जाते थे। वो तभी लार्स स्टोरी के बारे में कुछ पूछने वाला होता है। तभी उनके कैरेज के बाहर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से सब लोग चौंक जाते हैं। जिमी की मम शारा को शांत कराते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ, चिट्टी मर गई। जिमी कहता है हाँ ये वैसे भी सिर्फ बारिश ही है, इसमें डरने जैसी बात ही क्या है। तभी उसको कुछ बहुत ही अजीब और महसूस होता है, और उसी वक्त उनके कैरेज के बगल में जो पेड़ होता है उस पर बिजली गिरती है, और वो पेड़ घोड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा कैरेज पलट जाता है। तभी डियाब्लो की मदर और सिस्टर खाई में गिरने लगती हैं, बट इससे पहले कि वो पूरी तरीके से गिर जाती वो अपने एक स्पेल का यूज करता है और अपनी मदर सिस्टर एक होने से बचा लेता है। वो इनविजिबल स्टिंग का यूज करके उन लोगों को ऊपर ले आता है, बट तभी उसका हाथ वहाँ से फिसल जाता है और वही उल्टा खाई में गिर जाता है। वो कहता है आप लोग चिंता मत करो, मैं फ्लाइंग स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है ये तो माना बर्न है। माना बर्न एक एक्सट्रीमली हाई रैंक स्पेल है जो कि किसी भी तरीके का मेज का पूरा माना सोख कर उसको बिल्कुल कमजोर बना देता है। मैजिक न यूज कर पाने की वजह से डियाब्लो पूरी तरीके से बेबस हो जाता है और लगातार खाई में गिर रहा होता है। तभी उसको एक आवाज आती है तुम कौन हो, क्या तुम एक ड्रैगन हो? वो कहता है क्या ड्रैगन? हम लोग देखते हैं जिमी की मॉम को, जो कि जिमी की वजह से काफी ज्यादा डर गई होती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। नाइट्स उसको संभाल रहे होते हैं। लार्ज जिमी की मॉम से कहता है मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन जिमी बिल्कुल सही होगा, और मैं ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि जिमी क्या क्या कर सकता है, मुझे पता है वो अभी खतरे में है, बट जैसे उसके पास इनफ माना हो जाता है वो हम लोगों के पास बड़े आराम से वापस आ जाएगा। और हाँ, मैं फिर भी उसको देखने के लिए नीचे जाऊंगा। मुझे पता है नीचे बाढ़ आई हुई है और पानी काफी तेजी से बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसी वजह से ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सब लोग उससे यही कह रहे होते हैं कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। लार्स कहता है आप सब लोग चिंता मत करिए, मैं अगले 3 घंटे में जिमी को लेकर लौट आऊंगा। देन तब एक सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाई जाती है एक गुफा, और उस गुफा में किसी ने जिमी को बांधा होता है। हम लोग देखते हैं उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं, बट वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है तो तुम उठ गए। हम लोग देखते हैं ये होती है एक लड़की। वो कहती है क्या तुम एक ड्रैगन हो? डियाब्लो कहता है आखिर तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है, क्या मैं तुम्हें ड्रैगन जैसा लग रहा हूँ? वो कहती है मैं तो तुम्हें देखी के ही समझ गई थी कि तुम एक ड्रैगन नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे मैंने तुम्हें देखा मुझे तुम बहुत ज्यादा अजीब लगे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी आज तक इंसान नहीं देखा जो कि ड्रैगन से भी ज्यादा मैजिकल पोटेंशियल रख सके, और तुम्हारे पास जो माना है
वो बिल्कुल उसी मानक तरीके लगता है जो कि ड्रैगन्स के पास होता है। डियाब्लो सोच रहा होता है मेरी ब्रीदिंग टेक्निक ड्रैगन जैसी है। वो लड़की कहती है ह्यूमंस की मानव ब्रीदिंग टेक्निक तो बिल्कुल कचड़े के बराबर होती है। उनके पास इतना दिमाग और पोटेंशियल तक नहीं होता कि वो एक ड्रैगन के मानव टेक्निक को कॉपी कर सके। उसकी बात सुनकर डियाब्लो सोच रहा होता है आखिर ये क्या कह रही है, मैं एक ड्रैगन को कॉपी कर रहा हूँ। इसको शायद ये नहीं पता है कि एंशिएंट टाइम में ड्रैगन मेरी टेक्निक को कॉपी किया करते थे। वो कहती है क्या तुम हाफ एल्फ हो? नहीं नहीं, हाफ एल्फ तो सबसे कमजोर ड्रैगन को भी टक्कर नहीं दे सकते। डियाब्लो उससे कहता है तुम बकवास करना बंद करो। वो कहती है इस लड़के को देखो तो, ये तो पूरी तरीके से बंधा हुआ है और उसके बाद भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। डियाब्लो कहता है असली गलती तो तुम्हारी है, तुमने मेरे जैसे मासूम बच्चे को एक ड्रैगन समझ लिया और फिर उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें किडनैप किया? तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। डियाब्लो कहता है सबसे पहले अचानक से थंडरस्टॉर्म चालू हो गए और फिर एक थंडरस्टॉर्म तो बिल्कुल मेरे गैरेज के ऊपर आकर गिरा। उसके बाद तुमने माना बर्न का यूज किया। वो कहती है तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम किस तरीके के जीव हो। वो उससे पूछता है तुम कम से कम मुझे ये तो बता ही सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन। वो उसको घूर घूर कर देखने लगती है। डियाब्लो कहता है ठीक है मुझे तुम मत बताओ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे कम से कम यहाँ से छोड़ दो। वो कहती है नहीं। डियाब्लो कहता है क्यों नहीं? वो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर मजा नहीं आ रहा है। डियाब्लो को गुस्सा आने लगता है। वो लड़की कहती है हाँ मैं ऐसे ही चेहरा तो देखना चाहती थी। डियाब्लो कहता है मुझे तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ब्लू ड्रैगन हो और तुम्हारा नाम है मायत्रे। डियाब्लो बताता है ब्लू ड्रैगन की स्पीसीज सबसे अच्छी ड्रैगन की स्पीसीज मानी जाती है क्योंकि इनका नेचर काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। ये बिल्कुल ह्यूमंस को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ह्यूमंस अपने पेट को, यानी कि डॉग्स एंड कैट्स को। अगर मैं रेड ड्रैगन या ब्लैक ड्रैगन के बीच में फंस चुका होता तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती क्योंकि उनका नेचर काफी ज्यादा वायलेंट होता है। और सेम चीज ग्रीन ड्रैगन के साथ भी होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो उससे पूछता है जब तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक ड्रैगन हूँ तो तुमने मुझे किडनैप क्यों कर लिया? वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है ताकि मैं तुम्हें मार पाऊं। डियाब्लो कहता है देखो मैं तो ड्रैगन नहीं हूँ तो इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगी, है ना? वो बताती है कि वो उसको इंग्रेडिएंट के तरीके यूज करेगी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और कम से कम एक मास्टर रैंक को तो हासिल ही कर लेगी। डियाब्लो सोच रहा होता है क्या कहा इसने, मास्टर रैंक? अगर वो मुझको इंग्रेडिएंट के तरीके यूज करेगी तो वो मास्टर रैंक से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक सेकंड, आखिर मैं ये सब फालतू की बातें सोच ही क्यों रहा हूँ? मेरी जान अभी दांव पर लगी हुई है, इसी वजह से मुझे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। डियाब्लो उसको फुसलाते हुए कहता है आखिर आप ड्रैगन्स को मारना ही क्यों चाहती हैं? वो कहती है तुमसे मतलब? डियाब्लो कहता है क्या ये सब कुछ उस ह्यूमन मेज की वजह से है जिससे तुम प्यार करती थी? ये सुनते ही मायत्रे उसको आजाद कर देती है और वो गुस्से में भी आ जाती है। वो कहती है अगर तुम उसको वापस से बीच में लाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। डियाब्लो कहता है तुम्हारे क्लैन मेंबर्स को वो मेज पसंद नहीं आया और इसी वजह से तुमने अपनी क्लैन को धोखा दे दिया। वो ये चीज सुनते ही डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की? डियाब्लो कहता है तुम्हारा इंटेंशन मेरी जान लेने का नहीं है, या मैं ये कहूँ कि शुरुआती से ही नहीं था। तुम्हारे पास काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम मेरे माइंड को काफी इजीली कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि तुम एक काइंड पर्सन हो, तुम बाकी ड्रैगन से अलग हो। तभी उसके मुंह से ये बात सुनते ही मायत्रे चौंक जाती है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में एक मिस था जो कि उसे यही कहा करता था। वो अपने अटैक को रोक देती है और कहती है तुमने मेरी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किया करता था। डियाब्लो कहता है आखिर उससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है वही ग्रेट मेस जिसको तुम इंसान लेजेंड्स के रूप में जानते हो। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लार्स को जो कि कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि बारिश बंद होगी, मुझे जल्दी जिम्मी को ढूंढना होगा। जिम्मी आखिर तुम हो कहाँ पर? हम लोग आते हैं वापस से डियाब्लो पे। मायत्रे बताती है वो मुझसे आखिरी बार 700 साल पहले मिला था और वो एक डार्क मेस था, उसका नाम था जेनन। डियाब्लो कहता है क्या डार्क मेस? मायत्रे कहती है हाँ ये चीज फनी है ना? एक ड्रैगन जो कि सारे लाइट मेजेस में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो एक डार्क मेज की प्यार में पड़ गई, लेकिन वो डार्क मेज बुरा नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था। उसने डार्क मेज का पास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुना ताकि वो इस दुनिया की कुछ सच्चाई को खोल सके। वो एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से रैंक 9 पे था। ये चीज सुनकर डियाब्लो चौंक जाता है, क्या रैंक 9 मेज? वो कहता है एक सेकंड, ह्यूमन रेस में तो कई लाख सालों से कोई भी रैंक 9 मेज नहीं आया है। जो भी रैंक 9 मेज होता था वो उससे पहले ही एग्जिस्ट करता था। मायत्रे कहती है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी असलियत में क्या हुआ था जब मैं जेनन से नहीं मिली थी।
तब वो इस दुनिया की कुछ सच्चाई को अनकवर करने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने साथ में ही हजारों रोज तक ट्रैवल किया और कुछ टाइम बाद हम लोग आपस में प्यार में पड़ गए। हम लोग काफी ज्यादा खुश थे, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक ड्रैगन लॉर्ड ने बाकी ड्रैगन्स को उसको मारने का कमांड नहीं दिया। उसके एक ही कमांड पर जितने भी ड्रैगन्स थे वो सभी के सभी जेनन की जान के प्यासे हो गए। हम लोग वहाँ से भागे भी, लेकिन हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। हम लोग देखते हैं वो जेनन को एक गुफा के अंदर जाने को कहती है। जेनन, बस तुम एक बार इसके अंदर चले जाओ, फिर तुम्हें कोई भी ड्रैगन नहीं ढूंढ पाएगा और तुम मेरी चिंता मत करना, वो मुझे जान से नहीं मारेंगे। वो गुफा एक एंशिएंट रूइन थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक से सील थी, बट उसके अंदर एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जा सकता था। वो उसके अंदर छुप गया। फिर मुझे ड्रैगन लॉर्ड ने सजा दी और सजा के तौर पे मुझे हजारों सालों तक बंदी बना दिया। हालांकि 1000 साल ड्रैगन्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जेनन कुछ डिकेड्स बाद मुझे बचाने के लिए आया और उसको तब तक इस वर्ड की सच्चाई भी पता चल गई थी। सब ड्रैगन्स बस यही कहते थे कि उसको सच्चाई का पता तो चल गया है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो पागल हो गया। फिर उसने मुझे किसी तरीके से रेस्क्यू किया। उसके बाद हम लोग इसी माउंटेन में आकर छुप गए और फिर डियाब्लो कहता है, क्या वो मर गया? वो कहती है, अगर इतना ही होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं बस यही समझती कि वो इटर्नल स्लीप में सो गया है। लेकिन मेरे ड्रैगन क्लैन ने उसको पूरी हिस्ट्री से ही मिटा दिया। उन्होंने एक सिंगल नोट तक नहीं छोड़ा जिसमें उसके बारे में कुछ लिखा हो। उन सभी ने उन लोगों को भी मार दिया जो कि उससे कभी न कभी मिले थे। ड्रैगन्स नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, और मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जो कि जेनन यहाँ पर छोड़ गया है, उसकी लेजेसी को। डियाब्लो सोच रहा होता है, अच्छा तो मैं सब कुछ समझ गया, ये सब काम ड्रैगन्स का ही है और इसी वजह से पूरी हिस्ट्री में मेरा भी नामो निशान मिट गया। जब मैं जिमी ग्रुप में रीइंकार्नेटेड हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने ट्रेसेस ढूंढे, लेकिन डियाब्लो वॉलप्ले के बारे में पूरी हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा था। कहीं पर भी एक सिंगल रिकॉर्ड या हिंट तक नहीं थी। मुझे शुरुआत से ही लगता था कि ये 12 गॉड्स का काम है, लेकिन मैं कुछ हद तक गलत था। ये असलियत में काम था ड्रैगन लॉर्ड ब्राह्मण का। उन सभी लोगों ने मुझे भी हिस्ट्री बुक से मिटा दिया, बिल्कुल उसी तरीके जैसे जेनन को मिटाया था। जेनन एक रैंक 9 मेज था जिसने कि इस वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन आखिरकार उसको कितना पता चला था कि ड्रैगन ने सब कुछ मिटा दिया। वो मैत्रे से पूछता है कि यहाँ पर जेनन की ग्रेव है। वो कहती है, क्यों? डियाब्लो कहता है, क्योंकि मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मेज हूँ। वो कुछ सोचने के बाद कहती है, मेरे पीछे आओ। वो उसको कहीं पर लेकर जाती है और बताती है, जेनन का मेरे पास जो भी कुछ बचा था बस वो यही था। वो देखता है कि उसकी ग्रेव में एक ब्रेसलेट लगा था और उस ब्रेसलेट को देखकर चौंक जाता है एंड कहता है, ये तो मेरा ब्रेसलेट है, द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मेरे उन 3 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स में से एक जो कि मैंने 12 गॉड्स के खिलाफ बैटल में यूज करे थे। ये ब्रेसलेट अपने पहनने वाले को सारे तरीके के डिसीजेस और सारे तरीके के कर्सेस से दूर रखता है, या मैं कहूँ ये सब चीजें उसको छू तक नहीं सकती। और अब इसको देखकर मैं समझ चुका हूँ कि जेनन इस दुनिया की सच्चाई के बारे में क्यों जानना चाहता था। उसको सबसे पहले ये ब्रेसलेट मिला और फिर उसने उसके क्रिएटर के बारे में पता किया जो कि मैं था, डियाब्लो वॉलपेर। मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ, पर मैं मरना भी नहीं चाहता। अगर मैं उसको वापस लूंगा तो ये ड्रैगन मुझे मार देगी। वो उससे पूछता है, आखिर वो ब्रेसलेट क्या है? वो कहती है, ये जेनन का था और इस ब्रेसलेट की वजह से काफी बार उसकी जिंदगी बची थी। वो कहता है, क्या जेनन ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही छोड़ा? मैत्रे गुस्से में आते हुए कहती है, आखिर इसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बात घुमाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस था कि क्या उसने इस वर्ड के ट्रुथ के बारे में कुछ रिकॉर्ड छोड़े हैं। वो कहती है, हाँ एक्चुअली उसने एक जनरल तो छोड़ा था। डियाब्लो कहता है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? मैत्रे कहती है, नहीं तुम अभी नहीं देख सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हुआ है। डियाब्लो कहता है, तो फिर तुम मुझे अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दो, मुझे बताओ कि तुम हिडन ट्रुथ के बारे में क्या क्या जानती हो। वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इंसान के औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा चाह रहे हो। डियाब्लो कहता है, नहीं तुम गलत हो। जेनन ने ट्रुथ को जानने के लिए अपनी पूरी लाइफ गवा दी और हम लोग ये भी नहीं जानते क्या उसने सच में ट्रुथ को पता लगा पाया। तो फिर मुझे बताओ, क्या जेनन ये चाहता था कि तुम बस और बस उसकी ग्रेव बना दो और उसकी नॉलेज को पूरी दुनिया से छुपा लो? नहीं, वो तो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज करना चाहता था। मैत्रे कहती है, तुम बहुत ज्यादा चालाक बच्चे हो, मैं तुम्हें वो दूंगी, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हम लोग देखते हैं उनके सामने एक बुक रखी होती है जो कि जेनन छोड़ के गया होता है। मैत्रे उसे कहती है, देखो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तभी दिखा रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इसको दिखाने के लिए कन्विंस किया है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि तुम इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो क्योंकि तुम इसको खोल ही नहीं पाओगे। डियाब्लो हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या इसको सील कर दिया गया था? मैत्रे कहती है, हाँ, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल सील्ड है कि कोई ह्यूमन मेज इसको तोड़ ही नहीं सकता। मैत्रे वहां से जाने लगती है और कहती है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूंगी जहाँ से मैं तुम्हें लाई थी। डियाब्लो कहता है, रुको, अब तुम जो भी कुछ देखोगी उसको देख कर तुम सरप्राइज मत होना। वो अपने
डार्क ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर माइत्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या डार्क मैजिक? आखिरकार ये कैसा डार्क ऑरा है? मैंने आज तक ऐसा डार्क ऑरा नहीं देखा। यहाँ तक कि जेनन का भी डार्क ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। हम लोग देखते हैं डियाब्लो वो बुक खोल लेता है और उस बुक के अंदर उसके लाइफ के बारे में लिखा होता है। इंपीरियल ईयर 22 मार्च 16। इस तारीख को मुझे एक ब्लू ड्रैगन मिली। उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा जालिम बीइंग हूँ क्योंकि मैं एक डार्क मेज हूँ। मार्च 30। मुझे पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन हम लोगों ने साथ साथ में ट्रेवल करने का फैसला किया। माइत्रे का नेचर बहुत ज्यादा मजाकिया था। मुझे उसको देखकर लगता भी नहीं था कि वो कोई ड्रैगन भी है। अप्रैल 26 ईयर 26। मैं एक ऐसे रीजन पर गया जो कि इंसानियत के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नक्शे पे ही एग्जिस्ट करता है और इस एरिया में आज तक इंसान नहीं पहुंचा। मैंने इस जगह को एक नाम दिया जो कि है द लैंड ऑफ द डीमंस। दिसंबर 24। ड्रैगन लॉर्ड ने मुझे खत्म करने के लिए ऑर्डर्स दिए। मुझे बस और बस माइत्रे की ही चिंता थी जिसने मेरे लिए अपनी क्लैन तक को छोड़ दिया। मुझे पता है मुझे उसको जाने देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मार्च 8 ईयर 41। मुझे एक मेमोरियल स्टोन मिला जिसमें कि लिखा था आखिर तुम कौन सी वॉर लड़ रहे हो, और उसकी डेट थी 65,966 साल पहले। मई 1 इंपीरियल ईयर 41। मैं ड्रैगन से बचने के लिए माउंटेन्स में छुप गया। मैं कुछ टाइम बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन या गैरमॉन में जाऊंगा। ये वो जगह है जो कि उस मेमोरियल स्टोन की बॉटम में लिखी थी। उसमें ऐसा लिखा था कि वो जगह अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पक्का मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जेनन की ये सब मेमोरीज देखकर माइत्रे काफी ज्यादा रोने लगती है। डियाब्लो सोच रहा होता है शायद से मुझे याद है कि जेनन किस मेमोरियल स्टोन की बात कर रहा था। मैंने ही फाइनल बैटल से पहले उस स्टोन को बनाया था और मैंने अपने पास के बारे में उसमें एक मैसेज भी लिखा था जो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए था। मेरे ये सब लिखने के 65,000 साल बाद जेनन को ये सब मिला और उसी के 700 साल बाद अब मैं वापस रिइंकार्नेटेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने रिइंकार्नेशन से पहले 66,666 ईयर्स तक बंद था। बट आखिरकार इस टाइम जेनन कहाँ है? लेकिन एक और चीज थी, मैंने उस मेमोरियल स्टोन में आखिरी में ये लिखा था कि मैं ही जीतूंगा। मेरे गैरमॉन रीजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो फिर आखिरकार जब वो स्टोन जेनन को मिला तो उसमें ये सब चीज क्यों लिखी थी? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उस मेमोरियल स्टोन को जेनन से पहले किसी ने हासिल कर लिया था। वैसे तो मैं जेनन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिफैक्ट को लेकर पूरी असलियत को जानने के लिए निकल गया, वो भी अकेले। और उन सब ट्रुथ में से सबसे बड़ा ट्रुथ ये था, करीब आज से 60,000 साल पहले गॉड्स ने सारे इंसानों को अपना गुलाम बना के रखा था और अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ 12 गॉड्स को उनकी किए की सजा देने। ह्यूमन रेस वापस से फ्री होगी। मैं आजादी दिलाऊंगा ह्यूमन रेस को। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। देखो यार, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो जरूरी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो इतनी अच्छी लगी है तो यार 6 के लाइक्स पूरे करा देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।